नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे बढ़िया हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और एकदम बेहतरीन है। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, बम बम बोले, जय शिव शंभू। और सभी बच्चों को श्रावण के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप सभी पर, आपके परिवार पर बना रहे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और हम लोग क्लास को कर रहे हैं फिर शुरू। तो नमस्ते नमस्ते नमस्कार, हरियाणा से सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार और राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आप लोग एकदम बढ़िया हैं और बढ़िया से सावन के महीने को एंजॉय करोगे, शिव शंभू की साधना करोगे और दूसरे जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करोगे। यही होता है बस, भगवान का जो नाम लेना है कि दूसरे जो भी सहायता लेने वाले व्यक्ति हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, उनकी हम सहायता कर सकें किसी भी तरीके से। चाहे उनको खाना दें, चाहे उनको इलाज की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत ऐसा हम कर सकें कि उनका इलाज करा सकें, या अगर उनको कपड़े चाहिए उनको कपड़े दे सकें। तो यही सब होते हैं भगवान का नाम लेने का तरीका। ठीक है, तो भाई आ जाओ जल्दी से, क्लास करते हैं शुरू। और क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन की आगे की जो बातें हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको वाइटामिन्स कराई थी बेटा, और वाइटामिन्स दो तरीके की हैं, पानी में घुलने वाली और वसा में घुलने वाली। तो आप लोगों ने अच्छे से सारी दोनों प्रोटीन्स को कर लिया था, विटामिन्स को। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जो दूसरा पॉइंट यहाँ से बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनते चलना। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये होते हैं शुगर मॉलिक्यूल। इनको हम शर्करा के अणु भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कभी भी पूछे तो बताना ये शर्करा के अणु हैं। क्या है बच्चे? शर्करा के अणु होते हैं। तो ये क्या है बेटा? शर्करा के अणु होते हैं ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो दीज आर शुगर मॉलिक्यूल। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर जो शर्करा है ये किस नाम से जानी जाती है। तो शर्करा को, शुगर को ही कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं शर्करा के अणु, यानी कि शुगर मॉलिक्यूल। अच्छा मैम, ये शर्करा के अणु जो हैं ये कौन कौन सी चीज़ों को मिलाने से बनेंगे, यानी कौन कौन से एलिमेंट को मिलाया जाए जो कार्बोहाइड्रेट बन जाए? तो आप बताओगे जब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणु भी इनको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों ही डेफिनेशन याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, शर्करा के। शर्करा कैसे बनती है? तो जब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तभी शर्करा बनती है। तो ऐसे भी कह सकते हो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं ये। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, दीज आर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये आता है पेपर में, तबीयत ठीक है बेटा? तबीयत ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये आता है पेपर के अंदर कि आप लोगों का जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जब इनका हम निर्माण करते हैं तो कार्बन कितना लेते हैं, ऑक्सीजन कितना लेते हैं, हाइड्रोजन कितना लेते हैं, कि कितना भी अमाउंट ले लो या कोई फिक्स रेशियो है जो हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। तो यानी कि इन तीनों का रेशियो पूछा जाता है पेपर में। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको पूछेगा कि कार्बन, हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तो इन तीनों को एक निश्चित अनुपात में लेना पड़ेगा। और ये निश्चित अनुपात क्या होता है पेपर में आता है। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि 1% में कार्बन होती है, 2% में हाइड्रोजन और 1% में ऑक्सीजन, यानी 1:2:1 का रेशियो हम जब लेकर चलेंगे तभी बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सही अनुपात क्या होता है। व्हाट इज द राइट रेशियो इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? तो
तो आप लोग बताएंगे कि कार्बन 1%, हाइड्रोजन 2% और ऑक्सीजन हमें 1% लेना पड़ेगा, तब जाकर बनेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको पूछेगा कि जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तो इनके बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, कौन से बॉन्ड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये भी आपको पूछा जाएगा पेपर में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन से पोषक पदार्थों को बनाने में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाए जाते हैं, तो बताना कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब बनेंगे तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बने होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट जो पेपर में आ जाता है। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। मैम ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनका साधारण फॉर्मूला क्या होता है, इनका साधारण अणुसूत्र क्या होता है। तो इनके अणुसूत्र की जब हम लोग बात करेंगे, इनके हम लोग जर्नल फॉर्मूला की जब बात करेंगे, तो इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो भी आपको आ जाता है पेपर में। तो आप इनका जनरल फॉर्मूला बताकर चलते हो, CnH2nOn। तो ये होता है इनका फॉर्मूला, यानी जितना कार्बन उतना ही ऑक्सीजन। यहाँ तुम्हें दिख रहा है अनुपात, जितना कार्बन का अनुपात लेते हैं उतना ही ऑक्सीजन का अनुपात लेते हैं, और हाइड्रोजन कार्बन का डबल होता है। तो यहाँ पर Cn का मतलब है कोई भी नंबर। ठीक है, H यानी हाइड्रोजन, जितना कार्बन का नंबर ले रहे हैं उसका जस्ट डबल नंबर हाइड्रोजन का लेना है, और जितना कार्बन लेना है उतना ही ऑक्सीजन। तो इनका फॉर्मूला बन जाता है CnH2nOn। ठीक है, इतने पॉइंट हम लोग पढ़कर चल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आए अगला पॉइंट कौन सा हो सकता है भाई, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, क्यों खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। तो प्यारे साथियों, कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं। समझ में आ गई बात। मैम हमें बायोलॉजी रीड करने के बाद कम याद होता है, बेटा बायोलॉजी को याद मत करो, बायोलॉजी को समझकर चलो। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट लगाते चलो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना उतनी ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे, और उन्हीं क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में आता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, जय बजरंगबली। आ जाओ आगे बात करेंगे अब हम लोग। तो आपके सामने जो कार्बोहाइड्रेट है इनका काम क्या है, तो आप लोग बताएंगे तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ। तो ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कौन से पोषक पदार्थ हैं जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, आप लोग बताना कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या करते हैं बच्चों, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। अगर आप लोगों को तुरंत ऊर्जा की ज़रूरत है तो आप लोग खाएंगे कार्बोहाइड्रेट। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, उसको पानी की कमी हो गई है, उठा नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर उसको ग्लूकोज लगाता है, और ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। तो ग्लूकोज लगते ही उस व्यक्ति के अंदर एनर्जी आती है और वो बहुत अच्छा फील करता है। आपको चक्कर आ गए हैं, आपको कमजोरी आ गई है, तो आप फलों का जूस पीते हो और थोड़ा अच्छा लगता है आपको फलों का जूस पीकर, फल खाकर, ड्राई फ्रूट खाकर। ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ हैं, तो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हमने आगे बात करी कि मैम जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का टाइप बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अगर टाइप्स की बात की जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। आपको पूछ लेगा, पहले है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स भी आपको आते हैं पेपर में। पहले हैं मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 3 प्रकार के। पहले हैं मोनोसेकेराइड। अच्छा, दूसरे कौन से हैं मैम, दूसरे हैं डाइसेकेराइड। दूसरे हैं डाइसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड हो गया। ठीक है, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो दूसरे होते हैं डाइसेकेराइड। और मैम तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरे होते हैं पॉलीसेकेराइड। तीसरे हैं पॉलीसेकेराइड।
तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरीके के होते हैं, तीनों ही आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सॉरी। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरीके के हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। अब एक चीज और आप लोग लिख लेंगे, एक पॉइंट और, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनकी यूनिट क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, आपको पेपर में पूछ लेगा कि यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट की जो इकाई है क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की इकाई किसको कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई किसको कहते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनकी इकाई होती है सेकेराइड बेटा, सेकेराइड। जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के जितने भी प्रकार है ना, सबके नाम के पीछे सेकेराइड सेकेराइड आ रहा है, देखो सेकेराइड सेकेराइड। तो ये सेकेराइड है क्या, तो सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है, इकाई होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट को जब भी हम लिखते हैं ना तो सेकेराइड में लिखा जाता है, जैसे मोनोसेकेराइड, तो सेकेराइड देखते ही पहचान जाएंगे कार्बोहाइड्रेट है। डाइसेकेराइड, सेकेराइड देखते ही पहचान लिया कि ये कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेकेराइड, तो सेकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट की यूनिट, ठीक है प्यारे साथी। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा, 1-2 दिन की क्लास और बची हुई है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्यारे बच्चों का जो आपकी पीडीएफ है कंबाइंड वो मैं डलवा दूंगी। अच्छा आ जाओ आगे बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ेंगे, उससे पहले एक और पॉइंट लिखेंगे। आपको क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये हम लोगों को तुरंत ऊर्जा देते हैं, तुरंत एनर्जी देते हैं, तो लगभग अगर हमारे शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है तो कितनी एनर्जी हमें मिलेगी। तो प्यारे साथियों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोगों ने खाया है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोगों ने खाया है तो हमारे शरीर में जाकर वो लगभग हमें कितनी एनर्जी देगा, तो आप बताएंगे 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी फिर हम लोगों को मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल होता है ये हमें 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है हमारे शरीर में जाकर, ठीक है। आ जाओ आगे बात करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स बढ़ेंगे। सबसे पहला है मोनोसेकेराइड, सबसे पहला है मोनोसेकेराइड। तो जो मोनोसेकेराइड होते हैं इनके बारे में करेंगे अब हम बात, मोनोसेकेराइड। तो जो मोनोसेकेराइड हैं प्यारे साथियों, मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड के बारे में जब हमने बात करी तो मैम ये क्या है, इनका नाम है मोनो। देखो मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इनके अंदर जो शर्करा है वो कितनी होती है आप बताओगे, 1 होती है। तो यही आपको पेपर में पूछा जाता है कि जहां पर शर्करा का 1 अणु होता है, सिंगल शुगर, जहां पर शर्करा का 1 अणु होता है उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो उनको कहते हैं मोनोसेकेराइड। तो लिखेंगे ये शर्करा के 1 अणु होते हैं, ये शर्करा के 1 अणु हैं। तो आपको पूछेगा कि मोनोसेकेराइड में शर्करा के कितने अणु हैं, तुम बताना 1। तो दीज आर सिंगल मॉलिक्यूल, दीज आर सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं शुगर के, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। तो ये शर्करा के 1 अणु होते हैं जो मोनोसेकेराइड होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि मैम ये जो मोनोसेकेराइड है इनका टेस्ट कैसा होता है, इनका स्वाद कैसा होता है। जब इनको स्वाद करते हैं, इनको टेस्ट करते हैं तो ये मीठे होते हैं, कैसे होते हैं, स्वीट। तो इनका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, स्वीट होते हैं टेस्ट में। जब इनको आप पानी में डालते हो, जब इनको आप पानी में डालोगे, वाटर के साथ इनको रिएक्ट कराओगे तो ये पानी में क्या अभिक्रिया करते हैं, तो पानी में घुलनशील होते हैं बेटा। आप इनको पानी में डालोगे तो ये पानी में घुल जाएंगे,
वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल है, पानी में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पूछेगा कि ये पानी में क्या रिएक्शन करते हैं, तो बताओगे घुल जाते हैं। और चौथा, इनका उदाहरण क्या क्या है, तो मेन यही है एग्जाम्पल। पेपर में आएगा कि कौन मोनोसेकेराइड है, कौन डाइसेकेराइड है, तो आपको उदाहरण याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि मोनोसेकेराइड जो होते हैं इनका उदाहरण होता है, हम अब कमेंट्स नहीं आएगा, बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हैं। एक सेकंड रुकिएगा बस प्यारे साथी। इनका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। अब तो क्लास ठीक चल रही है ना, इनका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, चलो हाँ क्लास तो सही चल रही है ना, बफरिंग वगैरह थोड़ी हो रही है। चलो आओ, तो इनका एग्जाम्पल होता है बेटा ग्लूकोज। ठीक, इनका दूसरा एग्जाम्पल होता है फ्रक्टोज। इनका दूसरा एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। ठीक है, क्या है, फ्रक्टोज। और इनका जो तीसरा एग्जाम्पल होता है वो होता है, आप लोग बताएंगे गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ठीक है, तो ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। ये तीनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हैं, आप बताकर चलेंगे मोनोसेकेराइड के। और ये जो तीनों के तीनों एग्जाम्पल है ना मोनोसेकेराइड के, इसी में अगर आप ऐड करना चाहोगे तो डीएनए और आरएनए भी, आपको मैंने पढ़ाए थे डीएनए और आरएनए, तो ये भी इसी में आते हैं मोनोसेकेराइड में। तो ये 4-5 एग्जाम्पल हो जाते हैं मोनोसेकेराइड के। लेकिन आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बहुत आता है पेपर में, कि ग्लूकोज क्या है तो मोनोसेकेराइड, फ्रक्टोज क्या है मोनोसेकेराइड, और गैलेक्टोज क्या होता है मोनोसेकेराइड। अब आ जाओ ग्लूकोज के बारे में करते हैं बात। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है बेटा, उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, अब तो बेटा आवाज सही आ रही है कि कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है, एग्जाम तक होती है कोर्स की वैलिडिटी। ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, तो ग्लूकोज जो होता है, आ जाओ बेटा बात करते हैं। जो ग्लूकोज है इसके बारे में आपको लिखना है, इसको ना ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्लड शुगर, यानी कि इसको हम लोग रुधिर शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिर शर्करा। तो बेटा रुधिर शर्करा भी कहा जाता है इसको, यानी हमारे रुधिर में होती है, इसे हम लोग रुधिर शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, रुधिर शर्करा। ठीक है, आ जाओ दूसरा पॉइंट इसके बारे में। प्यारे बच्चों, जो मोनोसेकेराइड होते हैं, यानी कि जो ग्लूकोज है, जैसे ग्लूकोज मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, क्लास ओके है ना, हाँ बिल्कुल। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। मोटा होने पर पेट बाहर क्यों आता है, अरे भैया मोटा होने पर पेट बाहर ही आएगा, पूरी बॉडी बाहर आ जाती है, ये भी डोले शोले भी, और पूरी बॉडी पर आती है फिर चर्बी। चलिए आ जाओ बात करते हैं हम लोग। तो आप लोगों को जो ग्लूकोज होता है, क्योंकि एक मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है, लेकिन ये मुख्य मोनोसेकेराइड या मुख्य कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग मेन कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, मेन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, मुख्य कार्बोहाइड्रेट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स होता है बेटा।
तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक भाई। चलो, तो ये मेन है, क्योंकि अब जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आपके आगे आएंगे, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सभी को बनाने के लिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी होगा। तो ग्लूकोज जो होता है इसको मेन कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अगर हम थर्ड क्वेश्चन इसके बारे में या थर्ड पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं, जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का ही एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, डी ग्लूकोज। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि डी ग्लूकोज जो होता है, तुमने देखा है कि एक ड्रिंक आती है ग्लूकोन डी के नाम से आती है, जब कई बार हम लोग गर्मी इन नंबर, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यही होता है डी ग्लूकोज जो पाया जाता है। नेक्स्ट, चलिए तो भाई, तो कार्ब ग्लूकोज के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब अगर हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज की, दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो जो फ्रक्टोज होता है इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रक्टोज जो होता है बेटा, ये फ्रक्टोज फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, तो इसको कहा जाता है फ्रूट शुगर। इसको कहा जाता है फ्रूट शुगर। इसको ना रुधिर शर्करा भी कहा जाता है, रुधिर शर्करा कहते वो सॉरी, इसको कहा जाता है फलों की शर्करा। ठीक है, क्या कहते हैं? फलों की शर्करा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी शर्करा है जो फलों के अंदर पाई जाती है, तो ये होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो फ्रूट शुगर भी कहा जाता है फ्रक्टोज को। बताओ, कोई दिक्कत? अब होने लगी है बफरिंग। क्लास रुक गई है, रुक जाओ एक सेकंड। अब आ रही है आवाज? बताओ, अब आ रही है आवाज? कोई दिक्कत? अब बताओ जल्दी से। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे सभी बच्चे। हम फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं। अब क्लास ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज भी अब पहुंच रही है। ठीक है, आवाज भी अब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए देखो, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्रक्टोज जो होती है इसको कहा जाता है फलों की शर्करा, और ये स्पर्म शुगर के नाम से भी जानी जाती है, शुक्राणुओं की शर्करा भी होती है ये, और इसी को स्वीटेस्ट शुगर कहते हैं। सबसे मीठी शर्करा है ये, सबसे मीठी शर्करा यही होती है। ठीक है, आवाज अब बिल्कुल पहुंच रही है, कोई समस्या है नहीं, एकदम से सारे कमेंट मत किया करो। ठीक है, आ जाओ। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि मैम जो फ्रक्टोज होती है ये फ्रूट्स में पाई जाती है, जैसे कि आप लोग जितने भी फ्रूट्स खाते हो, और सबसे मीठी शर्करा मैंने बताई, लेकिन कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा पूछ ले, कृत्रिम रूप से मीठी शर्करा आपको पूछे, कृत्रिम रूप से मीठी शर्करा कौन सी होती है, आपको पूछ ले आर्टिफिशियली,
आर्टिफिशियली स्वीटेस्ट शुगर, आर्टिफिशियली स्वीटेस्ट शुगर जब आप लोगों को पूछेगा तो आप लोग बताओगे एस्पार्टेम। ठीक है, कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा होती है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम आपको पूछी जाती है पेपर में, एस्पार्टेम आपको पूछी जाती है। ठीक है, एस्पार्टेम आप लोगों को पूछी जाती है पेपर के अंदर। ठीक है, एस्पार्टेम शर्करा है जो कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा है। वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी बेटा। ठीक है, आ जाओ। अब हम आगे बात करते हैं, तो आगे बात करेंगे तो आप लोगों को बात करी जाएगी। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि प्यारे बच्चों, ये पॉइंट भी आपको एग्जामिनेशन में आता है कि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली सबसे मीठी शुगर कौन सी है, तो आप बताओगे एस्पार्टेम। अच्छा, एस्पार्टेम जो है ना, इसके बारे में एक और पॉइंट आपको लिखा जाता है पेपर के अंदर। आवाज आ रही है सभी को? चलो, तो इसमें आता है कि जो हम घरों में चीनी यूज करते हैं, जो हमारे घरों में चीनी होती है, मान लीजिए आपने घर वाली चीनी के डाले हैं 200 चम्मच और एस्पार्टेम का डाल दिया 1 चम्मच, तो बराबर मिठास होगी। तो ये हमारे घरों में जो चीनी यूज की जाती है, उससे जो हमारे घरों में चीनी इस्तेमाल की जाती है, उससे लगभग 200 गुना क्या होती है, 200 गुना अधिक मीठी होती है ये। ठीक है, 200 गुना अधिक मीठी है ये, 200 टाइम ये ज़्यादा स्वीट होती है घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी से। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है भाई, समझ में आई बातें? चलो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग अभी मुझे ये क्यों बता रहे हो कि ये टॉपिक रह रहा है, ये टॉपिक रह रहा है। मैंने कभी ये कहा कि आज लास्ट क्लास है? मुझे गुस्सा दिलवाते हो तुम। मुझे सारे टॉपिक याद हैं जो भी रह रहे हैं, तुम क्यों बता बता कर ऐसे क्या समझ ले करते हो, मतलब अपने आप को ऐसे बता के, ये बताओ। कई बच्चों की देख रही हूँ आइज रह रहा है, कई बच्चों की देख रही हूँ प्रजनन तंत्र रह रहा है। मुझे सब पता है अभी जो जो टॉपिक रह रहे हैं आपके, और मैं सारे टॉपिक कराऊंगी। ठीक है, चलो। तो बेटा एक तो हो गई एस्पार्टेम और एक होती है सैकेरीन। सैकेरीन होती है एक। ठीक है, सैकेरीन शुगर होती है एक, सैकेरीन, एक सैकेरीन भी होती है। तो आपको जब भी पूछेगा कि सबसे मीठी होती है एस्पार्टेम, दूसरे नंबर पर होती है सैकेरीन। और एस्पार्टेम जो है घर में जो चीनी इस्तेमाल की जाती है उससे 200 गुना अधिक मीठी होती है। आपकी घर वाली चीनी के 200 चम्मच डालोगे और एस्पार्टेम का 1 ही चम्मच काफ़ी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें क्या करनी है, समझ कर चलनी है बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी होगा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे बात करी हमने तो मैम जो आप लोगों का तीसरा एग्जाम्पल था गैलेक्टोज, उसके बारे में बात करेंगे। गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज तीसरा एग्जाम्पल है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज की अगर हम लोगों ने बात करी तो इसको कहा जाता है ब्रेन शुगर, इसको कहा जाता है ब्रेन शुगर, यानी कि ये है बेटा, इसको कहते हैं मस्तिष्क की शर्करा। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं मस्तिष्क की शर्करा, इसको कहा जाता है मस्तिष्क की शर्करा। मस्तिष्क की शर्करा कहते हैं इसे, समझ में आ गई बात? इसको कहा जाता है ब्रेन शुगर, मस्तिष्क की शर्करा, यानी हमारे दिमाग का विकास करती है, दिमाग को अच्छे बनाने का काम करती है, बच्चों को बहुत ज़रूरी होती है। ये किस में मिलती है? ये कुछ मात्रा में दूध में होती है, कुछ मात्रा में होती है दूध में, कुछ मात्रा में दूध में पाई जाती है। ठीक है, कुछ मात्रा में दूध में होती है, लिटिल या सम अमाउंट होता है इसका मिल्क के अंदर, सम अमाउंट, सम अमाउंट इन मिल्क, तो कुछ मात्रा में ये दूध में होती है बेटा। ठीक है, और ये ड्राई फ्रूट्स में भी पाई जाती है। ड्राई फ्रूट्स खाते हो ना, जैसे सूखे मेवे, जो किशमिश होते हैं, काजू होते हैं, इन सब में मिलती है, ड्राई फ्रूट्स में मिलती है, जो सूखे मेवे होते हैं इनमें भी मिलती है ये। ठीक है,
चलो, तो गैलेक्टोज के बारे में भी आपने पढ़ लिया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो हो जाते हैं। आवाज अब मिसमैच होने लगी, आवाज मिसमैच हो रही है क्या, ये बताओ। ठीक है, विटामिन की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा था पानी में घुलने वाली विटामिन केवल दो ही हैं, बी और सी, जबकि जो आप लोगों की वसा में घुलने वाली विटामिन है उसको एक ट्रिक बताई थी, कीड़ा, KEDA। वसा में घुलने वाली 4 विटामिन है, कीड़ा शब्द है, उससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब अगली बात पर। तो हमने मोनोसेकेराइड को पढ़ लिया, अब बात करेंगे डाइसेकेराइड की। अब बात करेंगे डाइसेकेराइड की। अब बात होगी प्यारे साथियों डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड भी कह देते हैं। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड। तो जो डाइसेकेराइड होते हैं इन्हीं को ओलिगोसेकेराइड भी कह देते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, तो डाइसेकेराइड जो होता है उसी को हम ओलिगोसेकेराइड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, डाइसेकेराइड जो है, डाई का मतलब होता है बेटा दो, डाई का मतलब क्या होता है 2 यानी कि 2, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर यानी कि शर्करा। तो ये शर्करा के कितने अणु होते हैं, तो आप बताओगे 2। लेकिन मैडम जी 2 तो होते हैं, फिर इनको ओलिगोसेकेराइड भी बोला जाता है। तो देखो, जब शर्करा के 2 अणु हैं तो इनको कह देते हैं डाइसेकेराइड। लेकिन जब शर्करा के 2 से ज्यादा अणु हैं और 10 से कम, यानी 10 से तो कम है और 2 से ज्यादा है, तो फिर इनको हम ओलिगोसेकेराइड बोल देते हैं। तो आप लिखना, ये शर्करा के 2 से 10 अणु होते हैं। ठीक है, तो ये कितने अणु होते हैं आपको पूछेगा पेपर में, तो बताना 2 से 10 अणु हैं। तो दीज आर लिख सकते हैं भाई हम, दीज आर 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। तो ये शर्करा के 2 से 10 अणु होते हैं। ठीक है, यानी एकदम 2 है तो डाइसेकेराइड बोल दो, और 2 से ज्यादा है यानी 10 के बीच में है तो फिर ओलिगोसेकेराइड बोल दो। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके बारे में एक और पॉइंट लिखना है, इनके बारे में याद रखना, इनका निर्माण, यानी जब ये बनते हैं तो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनते हैं। अभी मैंने आपको मोनोसेकेराइड पढ़ाए थे, हाँ, तो जब 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा डाइसेकेराइड। ये एक मोनोसेकेराइड है, ये एक मोनोसेकेराइड है, ऐसे जुड़ गए तो ये जो बना ये हो गया, भैया नमस्ते नहीं है ये हो गया डाइसेकेराइड। तो ये इनका निर्माण 2 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से होता है, 2 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि जब 2 मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, आप बता दोगे डाइसेकेराइड का। तो इनका निर्माण 2 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से होता है। ठीक है, इनका जो निर्माण होता है वो 2 मोनोसेकेराइड के जुड़ने से होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। तो ये 2 मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तब इनका निर्माण होता है। तो लिखोगे जॉइंट ऑफ 2 मोनोसेकेराइड। जब 2 मोनोसेकेराइड जुड़ जाते हैं तो डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। ठीक, अब भाई मोनोसेकेराइड जो थे इनका टेस्ट कैसा था, जब अभी अभी मैंने आपको मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ाया था तो इनका टेस्ट कैसा था। आप कहोगे कि मैम मोनोसेकेराइड जो थे इनका टेस्ट कैसा था, बताओ जल्दी कैसा था प्यारे बच्चों। अभी आप क्लास पर ध्यान दो, अभी आप ये मत ध्यान दो कि वैलिडिटी कब तक है, मैम अभी ये टॉपिक रह रहे हैं। बच्चा जो अभी पढ़ा रही हूँ उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो अभी, ठीक है, अभी जो क्लास में पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ो। ठीक है मैम, लाइव कभी कभी आते हो हैं, समझ नहीं आया भैया, लाइव कभी कभी आते हो, डेली तो क्लास लाइव होती है आपकी, लाइव कभी कभी कैसे आते हैं हम, क्लास तो आपकी डेली होती है बालको, फिर तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि लाइव कभी कभी आते हो। ठीक है, आओ तो इधर देखो भाई, इनका स्वाद कैसा होता था, मुझे अभी तक एक भी बच्चे का कमेंट नहीं दिखा कैसा होता था स्वाद, मीठा। ठीक है,
इनका स्वाद, मोनोसेकेराइड का स्वाद कैसा होता था? मीठा। और ये भी तो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनते हैं, तो ये भी कैसे हो जाते हैं भाई? मीठे हो जाते हैं। अब मैडम जी ऐसा समझो भाई, तुमने क्या करा, तुमने बनाई कोई चीज, तुमने बनाई मिठाई, ठीक है, तुमने मिठाई में डाली चीनी और तुमने मिठाई में डाली शक्कर। अब चीनी भी मीठी है, शक्कर भी मीठी है, दोनों को तुमने मिठाई में डाल दिया, तो मिठाई कैसी होगी? मिठाई नमकीन होगी क्या, या मिठाई खट्टी होगी? तुम कहोगे मैम चीनी भी मीठी थी, शक्कर भी मीठी थी, तो दोनों चीजें मिलाकर हमने मिठाई में डाल दी, तो मिठाई भी तो मीठी ही होगी ना। तो इनका निर्माण किससे होता है? मोनोसेकेराइड से, और मोनोसेकेराइड भी मीठे थे, तो इसीलिए इनका स्वाद भी कैसा हो जाता है? स्वीट। ये भी स्वाद में मीठे हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी मोनोसेकेराइड की तरह पानी में इनको आप डालोगे, वाटर में डालोगे तो कैसी रिएक्शन करेंगे? तो इनको जब आप पानी में डालोगे तो ये भी सॉल्यूबल होंगे, ये भी घुलनशील होते हैं। तो पानी में इनको जब आप डालोगे तो ये घुलनशील होंगे पानी में, मोनोसेकेराइड की तरह पानी में घुल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब बात करेंगे कि जो डाइसेकेराइड होते हैं इनका एग्जाम्पल क्या है। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड का उदाहरण, डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? तो डाइसेकेराइड जो होते हैं इनके उदाहरण की जब हम लोग बात करेंगे, इनके एग्जाम्पल की जब हम लोग बात करेंगे, तो इनके एग्जाम्पल में आता है पहले नंबर पर सुक्रोज। पेपर में आता है सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज के बारे में पहले पढ़ते हैं प्यारे साथियों। जो सुक्रोज होता है ये किसका एग्जाम्पल है? आप बताओगे डाइसेकेराइड का। अब डाइसेकेराइड तो दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनते हैं, तो मैम ये भी एक डाइसेकेराइड है, तो इसके अंदर भी दो मोनोसेकेराइड जुड़े हुए हैं। तो बता दो कौन कौन से दो मोनोसेकेराइड इसके अंदर हैं? तो आप बताना, एक मॉलिक्यूल तो इसके अंदर है ग्लूकोज का, ठीक है, यानी एक अणु तो इसके अंदर ग्लूकोज का है। आपने अभी भी पढ़ा था ग्लूकोज को, मैंने कहा था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सबको बनाने का काम ग्लूकोज करता है। तो एक मॉलिक्यूल तो इसमें है ग्लूकोज का, और दूसरा मॉलिक्यूल इसके अंदर है बेटा फ्रक्टोज का, दूसरा मॉलिक्यूल है इसके अंदर फ्रक्टोज का। अभी अभी आपने फ्रक्टोज भी पढ़ी थी जिसको फलों की शर्करा कहते हैं। तो जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ जाते हैं तो निर्माण करते हैं सुक्रोज का, या जब आप सुक्रोज को गर्म करते हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकलता है फिर टूटकर। जब सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि सुक्रोज का निर्माण कौन से दो कौन से दो मोनोसेकेराइड के जुड़ने से होता है? तो आप बताना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से। या सुक्रोज को जब तोड़ा जाता है तो कौन कौन से दो मोनोसेकेराइड में टूटता है? तो आप बताओगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब ये जो सुक्रोज होता है इसको केन शुगर भी कहते हैं बेटा, केन शुगर। इसको गन्ने की शर्करा कहते हैं, गन्ने में होती है, गन्ने की शर्करा है बेटा, ये गन्ने की शर्करा है, ठीक है। तो गन्ने में पाई जाती है ये, और गन्ने की शर्करा है ये, ठीक है। और यही आपकी घरों में जो चीनी यूज होती है वो यही है चीनी, जिसको कहते हैं टेबल शुगर। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी क्या है? घरों में जो चीनी आप खाते हो ना दूध में चाय में डालकर, वो होती है टेबल शुगर। टेबल यानी डाइनिंग टेबल पर जो खाने की चीजें सर्व की जाती हैं। टेबल सोल्ट खाने वाला नमक, टेबल शुगर खाने वाली चीनी। तो आप जो घरों में चीनी इस्तेमाल करते हो वो सुक्रोज ही होती है। तो सुक्रोज को कहते हैं गन्ने की शर्करा और सुक्रोज को ही कहते हैं चीनी, यानी घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल, डाइसेकेराइड का दूसरा एग्जाम्पल होता है माल्टोज। दूसरा एग्जाम्पल होता है माल्टोज, ठीक है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है माल्टोज। अब जो माल्टोज होता है इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो भाई ये भी एक डाइसेकेराइड है, ये भी दो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। कौन कौन से दो कार्बोहाइड्रेट हैं जिन्होंने माल्टोज को बनाया है? आप बताना। इसमें भी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, भाई ग्लूकोज तो हर जगह है, और इसमें दूसरा मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज का है। यानी कि जब दो ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं
जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वो निर्माण करते हैं माल्टोज का। तो पेपर में पूछ लेगा कि माल्टोज में कौन कौन से दो मोनोसेकेराइड हैं जो जुड़कर माल्टोज का निर्माण करते हैं, तो आप कहना इसमें दोनों ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं। और माल्टोज को कहा जाता है अनाजों की शर्करा, इसको कहते हैं अनाजों की शर्करा, ठीक है, यानी कि ये अनाजों में पाई जाती है, ये अनाजों की शर्करा है। सीरियल्स शुगर इसको कहा जाता है, सीरियल्स शुगर, जैसे कि गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गई, उन सब में पाई जाती है ये, तो इसको सीरियल्स शुगर के नाम से जाना जाता है, अनाजों की शर्करा है ये, ठीक है। ये जो बीज होते हैं ना, बीज, जैसे गेहूं बीज होता है बेटा, चावल बीज है, मक्का बीज है, उनमें पाई जाती है, बीज के अंदर होती है बेसिकली, या अनाजों में पाई जाती है, ठीक है, माल्टोज। चलिए माल्टोज के बारे में भी पढ़ लिया। आज जो तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, लैक्टोज। तीसरा एग्जाम्पल है डाइसेकेराइड का लैक्टोज, ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल इज लैक्टोज। थर्ड एग्जाम्पल है भाई लैक्टोज। तो लैक्टोज भी क्या है, ये भी एक डाइसेकेराइड है। अब डाइसेकेराइड है तो इसमें भी दो मोनोसेकेराइड हैं, है ना, इसमें भी दो मोनोसेकेराइड हैं, ठीक है भाई। हाँ, फ्रक्टोज पूछे तो बेटा, फ्रक्टोज पूछे तो समझ नहीं आया। एक बच्चा पूछ रहा है फ्रक्टोज पूछे तो, फ्रक्टोज किस में बेटा, ये बताओ। फ्रक्टोज तो हम पहले ही बता चुके हैं, फ्रक्टोज तो मोनोसेकेराइड होता है, फ्रक्टोज तो मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल है, ये रहा, ठीक है। लेकिन जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ जाएंगे, ये और ये जब जुड़ जाएगा तो सुक्रोज का निर्माण होगा, ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो आओ आगे बात करते हैं अब लैक्टोज की। भाई लैक्टोज जो है ये भी एक डाइसेकेराइड है और इसका निर्माण भी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के जुड़ने से होगा, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जुड़ता है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ता है गैलेक्टोज का, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ेगा गैलेक्टोज का। तो जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जुड़ जाते हैं तो निर्माण होता है लैक्टोज का। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जुड़े तो निर्माण होगा लैक्टोज का, और लैक्टोज को कहा जाता है दूध की शर्करा, इसको कहते हैं दूध की शर्करा, ठीक है, तो इसको हम दूध की शर्करा कहते हैं, ठीक है बेटा। इसको कहा जाता है मिल्क शुगर। तो एक मिल्क के अंदर जितनी भी मिठास होती है, दूध तुमने देखा है, अगर आप बिना पानी वाला दूध पीते हो तो वो मीठा होता है, तो दूध की जो शर्करा होती है वो यही होती है, यानी कि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है मिठास, दूध जो होता है, जैसे आप दूध को गर्म कर रहे हो, उसमें पानी मत डालो, ऐसे ही पियो उसको, तो वो हल्का हल्का मीठा लगता है। या दूध से हम खोवा निकालते हैं, मावा बोलते हैं जिसको, वो मावा अपने आप ही हल्का हल्का मीठा होता है। तो कई बार पूछता है कि दूध में जो मिठास होती है, दूध में जो मीठापन होता है वो किसके कारण होता है, तो जो दूध होता है उसमें जो स्वीटनेस होती है वो इसी के कारण होती है। तो दूध में मीठापन इसी शर्करा के कारण होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी थी किसके अंदर, डाइसेकेराइड के अंदर, ठीक है। हाँ जी, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की, अब बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड तीसरा टाइप, कार्बोहाइड्रेट का तीसरा टाइप पॉलीसेकेराइड। देखो पोली का मतलब होता है बहुत सारे, और सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। तो जहां पर शर्करा के बहुत सारे अणु हो उनको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो लिखना, ये शर्करा के 10 से अधिक अणु होते हैं, शर्करा के 10 से अधिक अणु होते हैं, ठीक है, 10 से अधिक अणु होते हैं। तो ये क्या है, शर्करा के 10 से अधिक अणु होते हैं। तो ये भी आपको पूछेगा कि पॉलीसेकेराइड के अंदर शर्करा के कितने, देखो भाई मोनोसेकेराइड पढ़ा तो शर्करा का एक अणु था, डाइसेकेराइड पढ़ा तो शर्करा के 2 अणु, लेकिन डाइसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड भी बोल देते हैं। तो शर्करा के 2 से 10 अणु हो गए, ठीक है। अब 10 से ज्यादा जितने भी हैं उनको कहते हैं पॉलीसेकेराइड। तो लिख लीजिएगा, दीज आर मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर।
तो ये 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के, 10 से अधिक अणु होते हैं ये शर्करा के। ठीक है, आगे हमने बात करी मैम इनका टेस्ट कैसा होगा, तो बेटा ये एकदम अलग होते हैं। इनके स्वाद की बात करें, अभी तक जो दो पढ़े थे आपने, जो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड पढ़े थे, दोनों मीठे थे, लेकिन ये होते हैं टेस्टलेस। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो स्वादहीन होते हैं, कोई स्वाद ही नहीं है इनका, ना खट्टे ना मीठे ना कड़वे, कैसे भी नहीं है, तो बताना पॉलीसेकेराइड स्वादहीन होते हैं। ठीक है, अगर इनको आपने पानी में डाल दिया, अभी तक आप दोनों को पानी में डाल रहे थे, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड को, तो पानी में घुल जाते थे, घुलनशील थे, लेकिन ये पानी में होते हैं अघुलनशील, ये पानी में नहीं घुलेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, पानी में घुलते नहीं है। ठीक है, अब इनके उदाहरण की बात करते हैं, तो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको पेपर में आ जाते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्यूलोज, आपने पढ़ा है सेल्यूलोज के बारे में। सेल्यूलोज जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि पादपों की कोशिका भित्ति, जब आपने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा तो वहां आपने लिखा था कि पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो सेल्यूलोज इसी का एग्जाम्पल है। फिर आपने पढ़ा था प्यारे साथियों काइटिन, काइटिन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो काइटिन होता है ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो कवक और कीटों का कंकाल बनाता है। तो प्यारे बच्चों, जो कवक होती है, कवक की कोशिका भित्ति, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। आपने ये बात भी पढ़ी थी, मैंने कोशिका वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और काइटिन से ही कीटों का कंकाल बना होता है, कीटों का कंकाल जो भी आपने देखा है, कीटों का बाह्य कंकाल। जैसे कि आपने पढ़ा था कि जो कॉकरोच होता है उसका आप जो भूरा भूरा पूरा हिस्सा देखते हो कॉकरोच का, आप तितली के पंख देखते हो, आप देखते हो चैटा, चैटा काला काला जो होता है वो पूरा काइटिन है। तो काइटिन से ही कीटों का कंकाल बना होता है और काइटिन ही कवक की कोशिका भित्ति बनाता है। ये पॉइंट आपने लिखा था। आ जाओ आगे बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की इसी के अंदर, तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ये जरूर लिख लीजिएगा, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन के बारे में जरूर पूछ सकता है, तो जो ग्लाइकोजन है ये क्या है बेटा, तो ये होता है जंतु शरीर में संचित ऊर्जा, जंतु शरीर में, जंतु शरीर व कवक, बेटा कवक में भी यही होता है, कवक में संचित ऊर्जा। तो जो कवक होते हैं प्यारे बच्चे और जो जंतु हम लोग होते हैं, हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में ही होती है। जैसे आज मैंने खाना नहीं खाया, आज मेरा फास्ट है, सावन का सोमवार है आज, तो आज मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने में एनर्जी लग रही है, एनर्जी लग रही है, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, जब मैंने खाना ही नहीं खाया। तो मैंने कल खाना खाया था, मैंने रात को भी खाना खाया था, तो मैंने जो कल खाना खाया उसमें से जो एनर्जी बनी मेरे शरीर में से, वो एनर्जी मेरे शरीर में इकट्ठा थी, कल से इकट्ठा थी, तो आज मैं उस एनर्जी का इस्तेमाल कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है खाने के पाचन से, उसका कुछ हिस्सा हमारे शरीर में संचित रहता है, और वो संचित हिस्सा जब काम में लाते हैं हम, जब जब हमें खाना नहीं मिलता, जब हमारा व्रत होता है। आज मैंने कुछ नहीं खाया, मेरा फास्ट है, तो मैं उस एनर्जी से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। कल वाला जो खाना खाया था उसी से कुछ एनर्जी मेरे शरीर में स्टोर थी, उसी से मैं आज आपको एनर्जी लेकर पढ़ा रही हूँ। तो ये जो एनर्जी मेरे बॉडी में स्टोर हुई थी वो ग्लाइकोजन के रूप में हुई थी। तो जंतु शरीर और कवक में भी ऐसे ही होता है। तो आप लोग लिखना है स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी इन एनिमल एंड फंगस। तो जो फंगस होते हैं और ये होते हैं एनिमल, इनके शरीर में संचित ऊर्जा होती है ये ग्लाइकोजन। ठीक है, आ जाओ अब यहाँ पे मैं पूछ लूँ अगला एग्जाम्पल क्या है, तो अगला एग्जाम्पल है स्टार्च। अगला एग्जाम्पल है भाई स्टार्च यानी मंड। तो जो स्टार्च होता है, मंड होता है, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है और ये पादप शरीर में संचित ऊर्जा है, पादप में संचित ऊर्जा। भाई पौधे भी कई बार ऐसे ही करते हैं, पौधे भी जब अपना खाना बनाते हैं तो कुछ खाने को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं एनर्जी की फॉर्म में, तो वो है स्टार्च।
तो लिखोगे पादपों में पूछ ले, पादपों के शरीर में जो ऊर्जा संचित होती है वो किस रूप में होती है, तो बताना है स्टार्च के रूप में, और हमारे शरीर में जो होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले हमारे शरीर में ये ऊर्जा कहाँ पर संचित हो रही है, एक पॉइंट और मैं आपको लिखवाना चाहती थी, यही लिखवा देती हूँ। तो बेटा हमारे लीवर में संचित होती है, यकृत में। मेरा जो यकृत है ना, और जो मेरी मांसपेशी है, मसल्स, वहां पर संचित हुई है ये एनर्जी। अगर तुम कहोगे कि मैम जैसे आपने एनर्जी को स्टोर कर लिया, तो आपने कहाँ स्टोर करा, तो मेरे लीवर ने स्टोर करा बेटा, और मेरी मसल्स ने। तो ग्लाइकोजन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ संचित होता है, लीवर में और मसल्स में। ठीक है मैम, फंगस में पूछ ले तो फंगस के कोशिका द्रव में, फंगस के अंदर कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। तो फंगस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें स्टोर हो गया थी ये ग्लाइकोजन जो होता है। ठीक है, अब पौधों की बात चल रही है, तो पौधों के अंदर भी संचित होती है ऊर्जा। तो पौधों के अंदर संचित ऊर्जा जो है वो किस रूप में है, आप बताओगे स्टार्च के रूप में, स्टोर्ड एनर्जी इन प्लांट, स्टार्च के रूप में। और ये स्टार्च कहाँ कहाँ संचित हो सकता है, कई जगह, पत्तियों में भी हो सकता है भैया, पत्तियां भी कर सकती हैं, जड़ भी कर सकती हैं, जड़ें जो होती हैं। ठीक है, तो ये लीव्स में भी हो सकता है, रूट्स में भी हो सकता है। ठीक, समझ में आ गई बात। और बीज में भी हो सकता है, बीज जो होते हैं सीड, सीड में भी हो सकता है। तो हमारे शरीर में तो दो जगह होती है, मांसपेशियों में और यकृत में। कवक के अंदर होती है कोशिका द्रव में, और पौधों के अंदर पत्तियों में, रूट्स में और बीज में हो सकती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो तो भाई ये कर दी मैंने। ठीक है भाई, क्लियर। मैम बोटनी का कल कोई क्वेश्चन नोट्स में नहीं था। कौन से नोट्स में नहीं था बेटा, ये बताओ गौरव, कौन से नोट्स में नहीं था, कॉपी पेस्ट मत करो, ये बताओ कौन से नोट्स में नहीं था। मैम बोटनी के कोई क्वेश्चन नोट्स में नहीं ही नहीं। बेटा समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो बस, लेकिन बोल क्या रहे हो वो समझ नहीं आ रहा। ठीक से लिखो, पूरा वो लिखो, क्या कहना चाह रहे हो। आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो ये एग्जाम्पल्स जो थे आप लोगों के हो जाते हैं पॉलीसेकेराइड के। और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेपेरीन। हेपेरीन आप लोगों ने ब्लड में पढ़ा था। हेपेरीन जो आपकी धमनियों और शिराओं में रुधिर को जमने से बचा रहा था, ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है बेटा, पैक्टीन, पैक्टीन भी इसी का एग्जाम्पल होता है। पैक्टीन जो है ये क्या है बेटा, पैक्टीन फलों का पका हुआ भाग, जो भी आप पका हुआ पार्ट खाते हो, ठीक है, इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, जैम और जेली, जैम, जेली, अचार बनाते हैं। तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि फलों का कौन सा भाग है जहां से हम जैम, जेली और अचार बनाते हैं, तो ये होता है पैक्टीन। तो पैक्टीन भी एक एग्जाम्पल है किसका, पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग जैम, जेली, पिकल फॉर्मेशन में। ठीक है, तो जब कोई फल पक जाता है तो वो पिलपिला सा हो जाता है, हम देखते हैं ना सॉफ्ट हो जाता है कोई भी फल जब पक जाता है, तो वो पैक्टीन ही होता है, वो पैक्टीन ही होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आई भाई बेटा। मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि बॉटनी के अंदर आज, अच्छा आज की जो आपको ये पीडीएफ मिलेगी ना, उसमें मैंने जो आपके प्लांट के अंदर होने वाली डिजीजेज हैं वो मैंने आपका जो पीडीएफ है अटैच करवा दूंगी आज। ठीक है, पीडीएफ बन चुकी है। उस पीडीएफ में आपको क्या है कि कौन कौन से कवक के अंदर, कौन कौन से प्लांट्स में कवक से होने वाली बीमारियां हैं, कौन कौन सी जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं। तो वो सारा मैंने चार्ट बनवा दिया है, सिर्फ आपको उसमें याद करना है कि भाई जो गेहूं है, गेहूं के अंदर टिक्का रोग इस वायरस की वजह से, इस जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, ऐसे करके आपको पूरा चार्ट मैंने बनवा दिया है, तो वो आपके पास चार्ट है पीडीएफ की फॉर्म में, आप उसको अच्छे से याद कर सकते हो। अब बचे दो टॉपिक,
मैंने कहा प्लांट टिश्यू और प्लांट हार्मोन, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा, जो मैं आपको मैराथन के अंदर करवाऊंगी। तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? अभी प्रैक्टिस सेट भी होंगे, मैं वहां भी क्वेश्चन कराऊंगी, तो वहीं से ये टॉपिक आप कवर कर लोगे। ये ऐसे टॉपिक नहीं है जहां पे आप लोगों को बहुत सारा कुछ पढ़ना है। यहाँ से 1 या 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर ही या जो आपकी मैराथन होती है उसमें ही कवर करा दूंगी। तो अब मैंने इस बात आपको क्लास में समझाई भी थी, फिर भी पता नहीं तुम क्यों कमेंट कर रहे हो, या तो तुम क्लास नहीं देखते हो सारी कि मैडम ने हमें बताया क्या था। बेटा मैंने आपको ये बात बताई थी ना, ठीक है, समझ में आ गई? प्लांट इशू के बारे में नहीं बताया मैंने, अभी अभी तो बोला आपको कि प्लांट इशू जो होते हैं इनके बारे में 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा। तरीका ही 1 या 2 होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बनता, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में भी कराऊंगी और जो मैं आपको मैराथन में भी कराऊंगी। और अगर आपको फिर भी लगता है तो भाई मैं प्लांट इशू भी करवा दूंगी। मुझसे अब कोई गारंटी नहीं है कि सिलेबस मैम कब तक खत्म होगा। अब आप करते जाओ, जितने भी एक एक टॉपिक है ना छान छान के लाओ, मैं सब कराऊंगी। अब मुझे एक भी बच्चे का यहाँ पे कमेंट नहीं दिख जाए कि ये नहीं हुआ, मैं सब कराऊंगी। फिर मुझसे ये मत पूछना कि मैम सिलेबस कब खत्म होगा, ठीक है? अगर जुलाई भी जाती है तो जाने दो, इतनी बड़ी बायोलॉजी है बेटा, आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी करना नहीं चाहते, एक एक टॉपिक में आपको कराऊं तो फिर तो सिलेबस खींचेगा ही, फिर तो भाई दिन खींचेंगे भी, फिर तुम कहते हो कि मैम सिलेबस जल्दी खत्म करो। दोनों तरफ से तुमने मैडम के ऊपर प्रेशर डाल दिया, सिलेबस भी तुम्हें जल्दी खत्म करके दूं और तुम्हें टॉपिक भी सारे कराऊं बेटा, तो फिर तो सिलेबस जल्दी नहीं हो सकता, फिर तो अभी और टाइम लगेगा सिलेबस को खत्म होने में। ठीक है, मैं इसलिए आपको करा रही थी क्योंकि जरूरी चीजें जो थी वो तो आप कर ही रहे हो, जो आपके मैराथन से कवर हो सकती हैं चीजें वो मैं इसीलिए नहीं करा रही थी कि आपके पास टाइम बच जाएगा चीजों को रिवाइज करने का। बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी चलने दो सिलेबस को, अभी चलेगा आराम से, अभी चीजों को करते चलो, ठीक है? चलो आ जाओ। अब ये मत पूछना मुझसे कोई भी बच्चा कि मैम सिलेबस कब खत्म होगा, क्योंकि मैं अपना एस्टिमेट लेकर जब चलती हूँ उसी आधार पे बताती हूँ कि इतने दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। जब आपकी और डिमांड आती है कि मैम आंख वाला टॉपिक भी करवाओ, आंख आपने फिजिक्स में भी नहीं करी, आंख वाला टॉपिक भी करवाओ आपको, फिर आप कहते हो कि मैम वो टॉपिक भी कराओ जो एक आधा क्वेश्चन जिनसे बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, वो भी करा दूंगी मैं अब तुम्हें। अब मैं तुम्हें सारे करा दूंगी, ठीक है? क्लियर, समझ में आ गई बात? चलो, तो अब आप लोगों का ये जो पॉलीसेकेराइड थे या ये जो कार्बोहाइड्रेट्स थे ये खत्म हो गए हैं। कल की क्लास में क्यों, आज की क्लास में मैं आपको प्रोटीन के बारे में भी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। चलिए आइए, अभी तो 1 मिनट है, तो बेटा चलो कल की क्लास में बताती हूँ, अब टाइम हो चला है फिर तुम्हें समझ नहीं आएंगी चीज़ें। तो जो प्रोटीन है बेसिकली मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कल की क्लास में प्रोटीन के बारे में, ठीक है? तो प्रोटीन क्या करते हैं, शरीर की मरम्मत करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, तो इनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलो, तो अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग प्यारे साथियों बात करेंगे कल की क्लास में आगे के चैप्टर्स की, ठीक? तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है? चाहे जो पढ़ाओ बस एग्जाम में आए, ठीक है बेटा? बिल्कुल आएगा, ठीक, बेफिक्र हो जाओ, जो भी पढ़ाया है उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, और पेपर में आपको उसी के इर्द गिर्द और शायद डायरेक्ट वही चीज़ें रखी मिलेंगी, ठीक है? चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं हम। फिजिक्स में लेंस है क्या मैम? बेटा और क्या पढ़ोगे, फिजिक्स में लेंस ही तो पढ़ते हो।